ईरान परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा विवाद और पेच की सबसे बड़ी वजह यूरेनियम संवर्धन, उसके भंडारण को लेकर अमेरिका चाहता है कि ईरान ये जिद छोड़ दे, एनरिच यूरेनियम छोड़ दे। यूएस ने यहां तक दावा किया कि ईरान यूरेनियम दे रहा है। यूरेनियम पर ईरान ने अमेरिकी दावे को खारिज किया। ईरान का कहना है कि यूरेनियम पर बाद में बात करेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका चाहता है कि जहाज बिना रुकावट के गुजरे। ईरान शुल्क लगाकर अपनी भूमिका तय करना चाहता है। अमेरिकी प्रतिबंध हटने के बाद शुल्क के बिना इस रास्ते पर विचार किया जाए। ईरान ने कहा है कि होर्मुज में अब पहली जैसी स्थिति नहीं आएगी और होर्मुज ईरान का टेरिटरी ही माना जाएगा। अब आइए आप प्रतिबंध और फ्रोजन एसेट्स पर। ईरान कह रहा है सैंक्शंस में राहत दो। ईरानी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि विदेशों में फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करे अमेरिका। ईरान की 25 अरब डॉलर की संपत्ति विदेश में है। यूएस के मुताबिक परमाणु वार्ता के बाद संपत्ति रिलीज कर दी जाएगी। अमेरिका ने अब तक कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। अब आ जाइए प्रॉक्सीज पर। हिजबुल्लाह, लेबनान, इजराइल का मामला। समझौते में व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का मुद्दा भी है। लेबनान, ईरान समर्थित प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हूती और हमास भी शामिल है। ईरान के मुताबिक युद्ध विराम में लेबनान भी शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं की है। इजराइल अभी भी लेबनान पर हमला कर रहा है, जिसे ईरान नाराज है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता फिलहाल प्रस्तावित समझौते के दायरे से बाहर रखी गई है, यानी वो मिसाइल पर काम कर सकता है, जिस पर शुरुआती प्रस्ताव में बात हो रही थी। मसौदे में ईरान के मिसाइल भंडार का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं है, जबकि इजराइल और खाड़ी देश इसे अब भी एक बड़ा सुरक्षा खतरा मानते हैं। जबकि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की माने तो आज भी ईरान के पास करीब 50% से ज्यादा मिसाइल एक्टिव हैं और फिलहाल ईरान मिसाइल और ड्रोन बनाने का काम बहुत तेजी से कर रहा है। और ये पहली बार है जब ईरानी मिसाइलों को बातचीत के प्रस्ताव से दूर रखा गया है। लेकिन अगर हम आपको बताएं तो ये मान लीजिए कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हथियार जो कार्यक्रम है, वो ज्यादा खतरा नहीं, उसकी मिसाइल कार्यक्रम क्षमता ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मिसाइलों और ड्रोन के मामले में ईरान सबसे ज्यादा मजबूत है। तो साफ है स्थिति, एक तरफ डील की बात, दूसरी तरफ धमकियों का दौर। ईरान में आईआरजीसी के सीनियर अधिकारी मोहसिन रेजाई ने बड़ा बयान दिया कि हम तीसरी लड़ाई के लिए हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हम बस ईरानियों की परवाह करके बेहतर तरीकों से बातचीत कर रहे हैं, वरना अमेरिका का हिसाब जंग के मैदान में अब तक कर दिया गया होता। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। हज साइट की ओर से सऊदी ने एयर डिफेंस को एक्टिव किया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये एयर डिफेंस सिस्टम की है, जिसे हज की पवित्र यात्रा को देखकर डिप्लॉय किया गया है, ताकि उन यात्रियों पर कोई संकट ना आए। अगर हमला हो तो समय रहते उसे निपटा जा सके। लेकिन क्या बातचीत के बीच में अमेरिका हमला कर सकता है, जिसके लिए मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क भी तैयारी कर रहे हैं? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। माना यह जा रहा है कि 29 या 30 मई की दरमियानी रात को सऊदी से ईरान पर हमला हो सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हज यात्रियों को दिक्कत ना हो। जैसे ही हज यात्री सऊदी से निकल जाएंगे, वैसे ही ईरान पर हमला शुरू हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने हर जगह हथियार, मिसाइलों की खेप पहुंचा दी है और जैसे ही सऊदी की ओर से सिग्नल मिलेगा, चारों ओर से ईरान पर हमला शुरू हो जाएगा। और हो सकता है इसके बाद अमेरिका ईरान में अपनी जीत बताकर इस जंग को वाइंड अप कर दे। अमेरिका और ईरान के बीच बेहद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और अमेरिका द्वारा दोबारा बड़े सैन्य हमले की खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वॉशिंगटन में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और शीर्ष कमांडर के साथ एक बड़ी बैठक की है, जिसमें नए हमलों की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि इसके समानांतर दोनों देशों के बीच युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर भी बातचीत अंतिम दौर में है। वैसे भी आपको याद होगा, अभी 3 दिन पहले पीट हेगसेथ ने कहा था शायद हम सैनिकों को मिडिल ईस्ट की ओर हमें भेजना पड़े। उधर ट्रंप भी बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट
भारत के दौरे पर आए मार्को रूबियो ने कहा था कि बहुत जल्द एक गुड न्यूज मिलने वाली है जो कि मिडिल ईस्ट से होगी और इसका ऐलान खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। अब इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में सवाल यह है कि क्या ईरान पर हमला हो सकता है। कहते हैं ईरान पर हमले के लिए पेंटागन में ब्लूप्रिंट तैयार कर ली गई है। बिजली संयंत्र, पुल, तेल उत्पादन केंद्र पर अटैक संभव है। खार्ग द्वीप को भी निशाना बनाया जा सकता है। पेंटागन के कई कमांडर्स ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अमेरिका के ज्यादातर कमांडर्स अलर्ट मोड पर हैं। ईरान ने भी पश्चिमी क्षेत्र के एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, बातचीत विफल रही तो हमला और भी भीषण होने वाला है। अमेरिका और ईरान में डील की बात तो हो रही है, लेकिन अब संभावना कम ही नजर आती है। मुश्तबा के खात्मे का प्लान खुफिया एजेंसी तैयार कर रही है। ट्रंप डील के बाद धमकी की बात कर रहे हैं। पर्दे के पीछे हमले की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान, ओमान मीडिएशन का काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के पास वक्त नहीं है। ट्रंप जल्दी में है और इजराइल ब्रेक ले रहा है। अगले कुछ दिन तय करेंगे कि होर्मुज खुला रहेगा, बंद होगा, परमाणु फाइल सुलझेगी या और उलझ जाएगी। और ये सब कुछ डिपेंड करता है मुश्तबा खामनेई, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। दोनों मिलकर ये फैसला करने वाले हैं कि क्या दुनिया को स्थायी शांति चाहिए, निर्बाध तेल चाहिए, या फिर ये विनाश की लीला आगे भी जारी रहेगी। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। नेतन्याहू चाहते हैं ईरान पर हमले जारी रहे, जबकि ट्रंप बातचीत और डील को मौका देना चाहते हैं। अब लड़ाई ईरान के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के आपसी रिश्तों की भी अग्नि परीक्षा बन रही है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करने के लिए डील चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमला जारी रखने पर अड़े हुए हैं। बीते दिनों दोनों नेताओं के बीच फोन पर जो बातचीत हुई वो इतनी तीखी थी कि उसे मुश्किल और नाटकीय करार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि ईरान के साथ डील की दिशा में काम चल रहा है, लेकिन नेतन्याहू को यह मंजूर नहीं है। वो सैन्य कार्रवाई जारी रखना चाहते हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू की चाह है कि वो जंग जारी रहे। नेतन्याहू बातचीत को लेकर बेहद संशय में है और चाहते हैं कि युद्ध फिर से शुरू हो, जिससे कि ईरान की क्षमताओं को नष्ट किया जा सके और उसके बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके। हालांकि ये बात और है कि इजरायली पीएम के ऊपर ये भी एलिगेशन लगते रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इजराइल को जंग से बाहर नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक इजराइल जंग में है तब तक वहां इलेक्शंस मुश्किल हैं और तब तक बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के केस को चलाना भी मुश्किल है। तो इसमें एक एंगल ये भी है। हालांकि इधर ट्रंप ने एक झटके में नेतन्याहू को कह दिया कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं उनसे करवाना चाहता हूं। इस वाक्य इस पूरे रिश्ते की जटिलता को भी उजागर करता है। सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होता है या फिर कहानी इसके विपरीत है। क्या अमेरिका के कहने पर इजराइल चलता है या फिर इजराइल के कहने पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाते हैं। मामले में ट्विस्ट है। चलिए बताते हैं पहले टकराव किस बात को लेकर, उसके बाद जानेंगे इस रिश्ते के अंदर की कहानी। अमेरिका ईरान पीस डील के विरोध में है इजराइल। वो नहीं चाहता कि यहां पर डील होनी चाहिए। नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो हम फिर से हमला कर देंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहता हूं। और ईरान जंग में पीस डील नेतन्याहू नहीं चाहते हैं, जबकि अमेरिका चाहता है। तो क्या इजराइल के चाहने से अमेरिका चलेगा या फिर अमेरिका के चाहने से इजराइल चलेगा? आपको बताता हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते की कहानी। इतिहास गवाह है कि बीते 78 साल में अमेरिका में 14 राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन अमेरिका से इजराइल का रिश्ता नहीं बदला। 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। उसी दिन शाम 6:12 पर अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इजराइल को एज अ कंट्री मान्यता दी। तभी से ये स्पेशल रिलेशनशिप शुरू हुई। तब से ट्रूमैन, आइजनहावर, केनेडी, जॉनसन, निक्सन, फोर्ड, कार्टर, रीगन, बुश सीनियर, क्लिंटन, बुश जूनियर, ओबामा, बाइडेन, ट्रंप, फिर बाइडेन, फिर ट्रंप, 14 राष्ट्रपति आए। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के राष्ट्रपतियों ने इस रिश्ते को पार्टी पॉलिटिक्स से परे लेकर रखा। यह कोई संयोग नहीं था, ये दो देशों के बीच की डिप्लोमेसी नहीं थी। इसके पीछे बहुत
गहरी सोच है इजराइल की। इजराइल और अमेरिका के बीच AIPAC लॉबी है जो सत्ता बनाती भी है और तोड़ती भी है। अमेरिकी राजनीति में अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी एक ऐसा नाम जिसे हर नेता जानता भी है अमेरिका में और इससे डरता भी है। 1953 में स्थापित AIPAC ने शुरुआत से ही अमेरिकी सांसदों के साथ संबंध बनाने और उन्हें इजराइल की रणनीतिक अहमियत समझाने पर ध्यान दिया। संगठन का लक्ष्य था कि अमेरिकी विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश सहायता और सैन्य समर्थन इजराइल के लिए हमेशा बनी रहे। AIPAC घरेलू राजनीति में द्विदलीय रुख रखता है और उन उम्मीदवारों को चंदा देता है जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। AIPAC की रणनीति बहुत खास है। वो कांग्रेस में लॉबिंग करता है, चुनाव अभियानों को वित्तीय समर्थन देता है, मीडिया और एकेडमिक जगत में इजराइल की सकारात्मक छवि बनाता है और इजराइल की आलोचना को यहूदी विरोधी का तमगा लगाकर बदनाम करता है। ये इतना प्रभावशाली है कि AIPAC और उसके सहयोगी कमेटियां अमेरिका में राजनीतिक रूप से स्वीकार्य विमर्श की सीमाएं तय करने लगी हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल के खिलाफ गया उसका क्या हुआ 1948 के बाद से, जब से इजराइल अस्तित्व में आया। आइए देखते हैं। ड्वाइट डी आइजनहावर 1956 में स्वेज संकट के दौरान इजराइल को झुकाने की कोशिश की, आर्थिक सैंक्शंस लगाए। एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने इजराइल को झुकाया। 1956 में AIPAC तब इतना पावरफुल नहीं था। जिमी कार्टर 1978 कैंप डेविड समझौता कराया, फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की। इजरायली लॉबी ने कार्टर के खिलाफ माहौल बनाया और 1980 में रीगन ने कार्टर को चुनाव हरवा दिया। जॉर्ज बुश सीनियर 1991 वेस्ट बैंक में बस्तियों को लेकर विवाद हुआ। इजराइल की $10 अरब की लोन गारंटी रोक दी। यहूदी समुदाय और लॉबी का समर्थन उनसे हट गया और 1992 में क्लिंटन ने उन्हें अमेरिकी सत्ता से बेदखल कर दिया। ओबामा इजराइल के समर्थकों को कांग्रेस में चुनौती देने में असक्षम रहे। ओबामा में राजनीतिक इच्छा शक्ति और कौशल की कमी देखी गई। बराक ओबामा का नेतन्याहू से रिश्ता बहुत खराब हो गया था। ओबामा ने JCPOA के जरिए ईरान परमाणु डील की। इजराइल लॉबी ने ट्रंप के पहले ही कार्यकाल में इस डील को क्वैश करवा दिया, खत्म करवा दिया। इसे साफ शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इजराइल के खिलाफ जो गया उसकी सत्ता या तो गई या तो खतरे में पड़ गई। इसलिए इजराइल से कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति दो हाथ नहीं करना चाहता। और एप्स्टीन फाइल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं इसमें भी इजराइल के हाथ कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। सवाल यह कि इजराइल अमेरिका के पीछे आखिर क्यों भागता है? इजराइल के पीछे पीछे अमेरिका क्यों रहता है? आइए जानते हैं। अमेरिकी चुनाव में पैसा सबसे बड़ी ताकत है और चुनाव फंडिंग की ताकत इजराइल को यह पावर देती है। AIPAC को रिवर्ड, फियर्ड और रिलीव्ड कहते हैं। 2024 के चुनाव में इसकी भूमिका असाधारण रही। जो कैंडिडेट इजराइल के साथ खड़ा हुआ उसे $करोड़ों मिले। कांग्रेस पर पकड़। AIPAC कांग्रेस में अपने लॉबिंग के लिए अपने समर्थकों को लामबंद करता है। बड़े नेटवर्क का उपयोग करके प्रमुख नीति निर्माताओं को प्रभावित करता है। राष्ट्रपति चाहे कुछ भी करें, कांग्रेस इजराइल की मदद करती रहती है। बजट पास करने से लेकर संयुक्त राष्ट्र में वीटो तक इजराइल की पकड़ है। अब आ जाइए आप ईसाई इवेंजेलिकल वोट बैंक पर। अमेरिका में 7 करोड़ से ज्यादा ईसाई इवेंजेलिकल जो धार्मिक कारणों से इजराइल को पवित्र भूमि मानते हैं। ट्रंप का इजराइल समर्थन सिर्फ AIPAC का नतीजा नहीं है। US इवेंजेलिकल वोट बेस के कारण भी ट्रंप समर्थन करते हैं। रणनीतिक साझेदारी। मिडिल ईस्ट में इजराइल सबसे भरोसेमंद खुफिया और सैन्य साझेदार है अमेरिका का। 1948 से लेकर आज तक इजराइल ने हमेशा अमेरिका की मदद की। अमेरिकी रणनीति हितों को आगे बढ़ाने में इजराइल ने हेल्प किया। अब आप बाजार के लिहाज से भी देख लीजिए। अमेरिकी बाजार में बहुत ज्यादातर निवेशक इजराइल के हैं। इजराइल अपनी पकड़ अगर कम कर ले तो अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। इजराइल अगर अमेरिकी बॉन्ड्स बेचने लगे तो भी अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। पूरा बाजार और व्यापार इजराइल लॉबी पर ही डिपेंड करता है।
तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या वजह है, अमेरिका क्यों इजराइल करता है। अब सवाल इसको उलट देते, क्या अमेरिका को इजराइल कंट्रोल करता है? इसका जवाब है हां, कुछ हद तक ऐसी स्थिति है। लेकिन सच यह है कि इजराइल अमेरिका को कंट्रोल नहीं भी करता है, क्योंकि वो अमेरिकी नीति को उस सीमा से आगे नहीं जाने देता जहां इजराइल को नुकसान हो। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की इजराइल पर दबाव डालने की क्षमता लगातार घटी है। जैसा कि आइजनहावर, कैनेडी और कार्टर ने कोशिश की थी, लेकिन उनकी सत्ता ही चली गई। और आज डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के सामने नतमस्तक नजर आते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ट्रंप बनाम नेतन्याहू की जंग दिख रही है, लेकिन यह उतनी आक्रामक नहीं है। आज की स्थिति इतिहास से थोड़ी अलग है। नेतन्याहू का रुख स्पष्ट है, जब तक ईरान यूरेनियम भंडार नहीं हटाता, परमाणु केंद्र नहीं टूटते, प्रॉक्सीज बंद नहीं होते, इजराइल हमले जारी रखेगा, जंग खत्म नहीं होगी। तो क्या मिड टर्म चुनाव में ट्रंप का सत्ता जाना तय, यानी कि अमेरिका में रिजीम चेंज तय? उधर ट्रंप की अपनी मजबूरियां भी हैं। होर्मुज बंद है, तेल महंगा है, अमेरिका महंगाई चरम पर है। ट्रंप खुद कभी बड़े हमले का आदेश देने और कभी डील की उम्मीद में फंसे हुए हैं। नेतन्याहू का यह भी सपना है कि ईरान में शासन परिवर्तन हो, लेकिन यह कैसे हो पाएगा यह नहीं पता है। ट्रंप ने खुलकर कहा, नेतन्याहू विल डू व्हाटएवर आई वांट हिम टू डू। यह किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल के बारे में शायद सबसे सार्वजनिक और कठोर बयान है। उधर इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि यह डील इजराइल के हित में नहीं है। नेतन्याहू को लगता है कि मुश्तबा अंततः डील से मुकर जाएंगे। जाहिर है ये जंग रुकने वाली नहीं है। अभी हाल ही में ये मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं, जब दोनों नेता एक साथ थे और इन दोनों नेताओं में काफी ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री दिखी थी। अमेरिका और इजराइल का रिश्ता ऐसा है जैसे दोनों एक जाल में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। अमेरिका इजराइल को इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसकी घरेलू राजनीति, लॉबी, फंडिंग, वोट बैंक इसकी इजाजत नहीं देती। ये सिर्फ किसी एक राष्ट्रपति की नीति नहीं है, ये एआईपीएसी की दशकों पुरानी ताकत का नतीजा है जो बदलते राष्ट्रपतियों के बावजूद जिंदा रहती है। इजराइल जानता है कि अमेरिका उसे पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो हमेशा थोड़ा ज्यादा मांगता है और थोड़ा ज्यादा लेता भी है। 5 अमेरिकी प्रशासन ने जानबूझकर इजराइल से दूरी बनाई, ये सोचते हुए कि इससे अरब देशों से फायदा होगा, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हुई। इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अमेरिका और इजराइल का रिश्ता किसी एक राष्ट्रपति से बड़ा है, किसी एक नीति से बड़ा है और शायद किसी एक युद्ध से भी बड़ा है। ट्रंप और नेतन्याहू की इस लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, यह रिश्ता बना रहेगा और शायद ही यह रिश्ता किसी अनबन से, किसी नोकझोंक से टूट पाए। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़ी ताकतें आपस में टकरा रही हैं, तो दूसरी तरफ इस पूरी दुनिया में एक बार फिर से एनपीटी के बेअसर होने की खबर और दुनिया भर में परमाणु हथियारों के होड़ की खबर मिल रही है। रूस यूक्रेन जंग जारी है, ईरान अमेरिका जंग जारी है, चीन ताइवान पर हमला करना चाहता है। इसके अलावा कई और देश हैं जो आमने सामने हैं। नेटो देश भी रूस को खतरा मान रहे हैं और इसी बीच दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ रहा है। कहते हैं दुनिया के कई देश परमाणु हथियार जुटाने की जुगत में लगे हैं। ईरान में जो अमेरिका ने हमला किया और मिडिल ईस्ट में तबाही मची, उसके पीछे भी अमेरिका ने यही बताया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। परमाणु हथियार को कम करने के लिए एनपीटी बनाया गया, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर पॉलिफरेशन ट्रीटी। लेकिन परमाणु हथियारों को कम करने का सपना अब धीरे धीरे दरकता दिख रहा है। एनपीटी सम्मेलन 2026 बिना किसी नतीजे के
खत्म हो चुकी है और इसी के साथ दुनिया पर मंडरा रहा है न्यूक्लियर विनाश का खतरा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 4 हफ्ते की मैराथन बातचीत, 4 बार दस्तावेज का मसौदा बदला गया। अंत में वियतनाम के सम्मेलन अध्यक्ष डो हंग वियत ने माइक थाम लिया और कहा कि यह सम्मेलन अपने मूल काम पर सहमति तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।